नमस्कार। प्रोनाउन के सीरीज में ये हमारा अंतिम वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कई सारे प्रोनाउंस के प्रकार को हमने डिटेल्स में पढ़ा और समझा। और ये आज अंतिम वीडियो में हम बाकी के प्रोनाउंस सब अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो जो किसी को रिलेट करता है। हर वर्ड का एक मतलब है, इसीलिए उसको वैसे कहा जाता है रिलेटिव। रिलेटिव आया रिलेट से, वो शब्द जिससे हम नाउन को रिलेट कर सके, जैसे दैट, विच, हु, हुम, हुज। ये अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का पहला शब्द जो होता है वो ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? जो एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन है नाउन को आइडेंटिफाई करना। उस सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है उस नाउन के संबंध में एडजेक्टिव क्लॉज कुछ बोलता है। एडजेक्टिव हम जानते हैं नाउन को डिस्क्राइब करता है। गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव हुआ जो नाउन जो बॉय है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड नहीं, 3-4 वर्ड्स होंगे और वो सारे मिलके उस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। इसीलिए उसे एक क्लॉज कहा जाता है और एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ बोल रहा होता है। जैसे द मैन हु वन द लॉटरी। अब ये जो वर्ड्स हैं एक साथ, हु वन द लॉटरी, यही होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि हु वन द लॉटरी इस मैन के बारे में कुछ बोल रहा है। द मैन हु वन द लॉटरी इज आउटसाइड। अभी इसको अगर हटा दें, द मैन इज आउटसाइड, ये भी एक सेंटेंस होता है अपने में, लेकिन हु वन द लॉटरी ठीक ठीक बताता है विच मैन। तो ये सारे वर्ड्स हो गए एडजेक्टिव क्लॉज। और इसमें ये पहला वर्ड जो है यही हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेट कर रहा है इस सब्जेक्ट के साथ, तो हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड देखते हैं, द डॉग हु एट द केक। नाउ विच डॉग? द डॉग हु एट द केक। तो ये सारे वर्ड हो गए एडजेक्टिव क्लॉज, एक साथ इनको कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये इस डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, इस डॉग के बारे में कुछ बोल रहा है। इज लुकिंग गिल्टी। द डॉग हु एट द केक इज लुकिंग गिल्टी। कंप्लीट सेंटेंस। अभी इसमें जो पहला वर्ड आया है हु, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द पर्सन हु लव्स हिज कार। तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा हुआ? हु लव्स हिज कार। ध्यान रखें, एडजेक्टिव क्लॉज को अगर हम निकाल देंगे तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे द पर्सन टेक्स केयर ऑफ इट, लेकिन हमें पूरा मीनिंग नहीं पता चलता है। तो पूरा मीनिंग हमें इस क्लॉज से पता चलता है। द पर्सन हु लव्स हिज कार टेक्स केयर ऑफ इट। हु टेक्स केयर ऑफ इट? हु टेक्स केयर ऑफ whom? द पर्सन हु लव्स हिज कार टेक्स केयर ऑफ हिज कार, ये मतलब है। तो हु लव्स हिज कार एडजेक्टिव क्लॉज हुआ और इसमें ये पहला वर्ड जो है हु, ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द यंग गर्ल whose cat scratched the sofa has offered to replace it. The young girl whose cat, कौन सी young girl? Whose cat scratched the sofa, ये पूरा whose cat scratched the sofa। वो young girl जिसकी बिल्ली ने सोफा को स्क्रैच कर दिया, वो young girl has offered to replace it। तो ये वर्ड्स इस यंग गर्ल को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए ये है एडजेक्टिव क्लॉज और ये पहला शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए हम कुछ और सेंटेंसेस की मदद से रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। द गर्ल हु स्टोल योर फोन इज आउटसाइड। द गर्ल हु स्टोल योर फोन, तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज हु स्टोल योर फोन एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये इस गर्ल के बारे में कुछ बता रहा है। ये पूरा हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। और तो पहला वर्ड है हु, ये क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई रोड द बाइक दैट डैडी गेव मी बैक होम। दैट डैडी गेव मी, ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। आई रोड द बाइक बैक होम, ये एक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन ये सारे वर्ड दैट डैडी गेव मी, विच बाइक? दैट डैडी गेव मी, वो वाला बाइक जो डैडी ने मुझे दिया, दैट डैडी गेव मी। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज और ख्याल करने का है, ये जो दैट आया है ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है ही, लेकिन दैट क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ लिविंग थिंग है। डैडी, जो लिविंग थिंग को अगर
प्रिसीड करता है तब दैट आएगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग को प्रिसीड करता है तो विच आएगा। तो क्योंकि यहाँ डैडी है इसलिए दैट, आई रोड द बाइक दैट डैडी गिव मी, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ और ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई रोड माई बाइक विच हैज अ रेड सीट। विच बाइक डिड आई राइड? विच हैज अ रेड सीट। देखिए इसमें विच आया क्योंकि रेड सीट को बोल रहा है, विच इज अ नॉन लिविंग थिंग, इसीलिए विच। अगर लिविंग थिंग होगा तो इसमें हमें दैट देना होगा। I rode my bike which has a red seat. Which bike did I ride? The one with the red seat. तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि ये बाइक को संबोधित कर रहा है। I rode my bike, इस बाइक के बारे में कुछ बोल रहा है। और ये वर्ड which, पहला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन होता है। My dog gives a trust which is total. Adjective clause which, relative pronoun. My car whom I treat like a child needs a cleaning. My car needs cleaning. Complete sentence. लेकिन whom I treat like a child adjective clause है क्योंकि ये कार के बारे में बोल रहा है, कार को डिस्क्राइब कर रहा है। Which car? Whom I treat like my child. That car. That car needs cleaning. और इसमें जो पहला वर्ड है whom, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब चलिए हम दूसरे प्रोनाउन के बारे में चर्चा करें। प्रोनाउन का अगला भाग इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन होते हैं जो हमें निर्दिष्ट रूप से, जो हमें निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ये एक सस्पेंस वाला माहौल क्रिएट करते हैं। और इनडेफिनिट प्रोनाउन हम तीन तरह के पाते हैं। एक वो जो सिर्फ सिंगुलर वर्ब लेता है, या वो ये सारे जो प्रोनाउन हैं वो सिंगल नंबर दर्शाते हैं, जैसे एवरीबडी या एवरीवन। एवरीबडी सुन के लगता है कि सारों को बोला जा रहा है, एक ग्रुप में हर किसी को, तो ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी का मतलब है हर एक व्यक्ति, तो ये सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। Everybody sings a song. Everybody plays badminton. So ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, वर्ब जिसमें s लगा हुआ हो। Everything वैसे ही। Somebody, कोई एक जन, ये भी somebody may have done this, सिंगुलर वर्ब लेगा। Anybody could have done this. Nobody could have done this. ये सारे सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं क्योंकि ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। Each, every, सारे एक एक यूनिट को दर्शाते हैं, इसलिए ये सारे सिंगुलर। वैसे ही ये सारे प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, जैसे बोथ ऑफ यू वर प्रेजेंट एट द पार्टी, हमेशा प्लूरल वर्ब। बोथ मीन्स टू पीपल, सेवरल मीन्स मेनी पीपल, सेवरल पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी, फ्यू, वेरी फ्यू पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो ये सारे प्लूरल वर्ब लेंगे। मेनी, अदर्स, सिमिलर। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग होता है ये वाला, जो कभी कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी कभी प्लूरल वर्ब लेता है, और वो होते हैं मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम। हम इसी के सेंटेंसेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये सिंगुलर वर्ड लेते हैं और कब ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो चलिए, मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। ऑफ है लेकिन यहाँ बुक आया। मैंने पहले कहा था ऑफ होने से बुक्स होता है, लेकिन यहाँ बुक आया है। इसका एक कारण है। मोस्ट ऑफ द बुक मतलब कि एक ही बुक के बारे में बात हो रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक मतलब बुक का कई सारा हिस्सा इंटरेस्टिंग है, एक ही बुक के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ये सिंगुलर नंबर है और इसीलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज किया गया है। यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा हुआ? मोस्ट, और सिंगुलर वर्ब इज आया है। दूसरे में देखते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स। यहाँ बुक्स प्लूरल है, क्योंकि बुक्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। तो कई बार मोस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, कई बार मोस्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वो डिपेंड करता है उसके पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज एक्सपेंसिव। फर्नीचर, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन, मैं UN लिख रही हूँ, U फॉर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। इस पार्ट को समझने के लिए आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ज्ञान होना होगा। क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में ही डिस्क्राइब किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज एक्सपेंसिव, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर के हिसाब से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर मतलब सिंगुलर नाउन, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द चेयर्स, चेयर्स काउंटेबल नाउन है, फर्नीचर का ही एक पार्ट हुआ चेयर, लेकिन चेयर हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द चेयर्स प्लूरल यूज किया गया है, और इसीलिए जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल आया है। मोस्ट ऑफ द चेयर्स वेर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलिशियस, अगेन फूड इज अनकाउंटेबल नाउन। फूड अनकाउंटेबल नाउन है, हम फूड को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए उसे सिंगुलर यूनिट के हिसाब से देखा जाता है, और वर्ब भी इसी कारण सिंगुलर ही लगता है। तो इस समय ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब बैठ रहा है। लेकिन दूसरा देखते हैं, ऑल ऑफ द डिजर्ट्स, डिजर्ट्स हम काउंट कर सकते हैं। जो स्वीट डिश होता है, सपोज एक पार्टी में जो स्वीट डिशेस जो रखे जाते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कि इतने सारे थे, तो डिजर्ट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए डिजर्ट्स के साथ में प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो हमें ये देखना है, इन सब में आइदर सिंगुलर यूज हो सकता है और प्लूरल यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। नेक्स्ट, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन अगेन अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको सिंगुलर के हिसाब से देखा गया है, और उसके साथ जो वर्ब बैठेगा वो भी सिंगुलर होगा। सम ऑफ द लेक्चर्स, लेक्चर्स हम काउंट कर सकते हैं, इस प्रोफेसर ने इतने सारे लेक्चर दिए, लेक्चर को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसके साथ इज नहीं आएगा, इसके साथ आएगा आर। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, तो यहां हमने देखा मोस्ट के साथ ये प्लूरल वर्ब बैठा, क्योंकि जो नाउन है वो प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगा, यही है इसका कॉन्सेप्ट। ये दो दो करके समझाया गया है, इसको आप यूं ही मार्क करें, यूं ही मार्क करें। और ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ही यही है कि ये निर्दिष्ट रूप से, एक निश्चित रूप से हमें ये नहीं बताता कौन सी चीज को संबोधित कर रहा है, और इन सब इनडेफिनिट प्रोनाउन के दो रूप हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, और इसीलिए इसी को लेके मैंने डिस्कस किया है। तो आप इन सारे सेंटेंसेस को लिख लें ताकि समझने में आसानी हो। अब चलिए दूसरे प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन का अगला भाग इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, WH वर्ड्स, उसमें कई सारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, what, और इन सब में सफिक्स EVER हम लगा सकते हैं इसमें और जोर देने के लिए। लेकिन ये सारे ही क्यों प्रोनाउन होते हैं? WH वर्ड्स तो और भी हैं, जैसे when, why, where, और एक और क्वेश्चन का वर्ड होता है हाउ। ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन वर्ड से भी, लेकिन ये सारे प्रोनाउंस नहीं है। ये सारे वर्ड्स when, where, why, how, ये सारे प्रोनाउंस नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोनाउंस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन वर्ड से हम जो क्वेश्चन शुरू करते हैं उसका उत्तर, उसका आंसर हमेशा और हमेशा नाउन होता है। जैसे What is your name? What is your name? आपका नाम जो भी हो वो एक नाउन है, तो इसे हम अंडरलाइन करें। What इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्यों है? क्योंकि उसका उत्तर नाउन ही होगा। ये हमेशा एक नाउन के जगह में बैठता है या एक नाउन को दर्शाता है, तो वो वर्ड, वो शब्द जो नाउन के बदल में हम लिखते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है, इसीलिए इसे प्रोनाउन कहा गया है। नेक्स्ट, whoever has done this, ये ever सिर्फ एक जोर देने का काम कर रहा है, who has done this भी एकदम सही है। तो whoever has done this प्रोनाउन हुआ
whoever। और क्यों ये प्रोनाउन है? क्योंकि इसका उत्तर जो भी होगा, किसी का नाम ही लिया जाएगा, वो एक नाउन होगा। इन सब वर्ड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हमेशा नाउन होता है। टू whom should I speak? किसी इंसान का ही नाम लिया जाएगा, फिर वो नाउन है। Which is your bag? एक नाउन के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए which क्या हुआ? एक प्रोनाउन हुआ। Whose bicycle is this? Whose bicycle is this? किसी इंसान का ही नाम बोला जाएगा, इसीलिए whose एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। Who wants to go to the party? अगेन कोई इंसान का ही नाम आएगा जो कि एक नाउन होगा, इसीलिए who एक प्रोनाउन होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है। who को हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी देखा है। तो ये सारे WH वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये सारे WH वर्ड्स प्रोनाउन नहीं होते हैं क्योंकि इनका उत्तर कभी भी नाउन नहीं आएगा। जैसे when will you come? I will come at 4 o'clock। अभी ये 4 o'clock नाउन नहीं है, वो एडवर्ब है, इसीलिए ये सारे वर्ड्स कभी भी नाउन नहीं दर्शाते हैं। एडवर्ब दर्शाएंगे या एडजेक्टिव दर्शाएंगे या जो भी, लेकिन नाउन नहीं होगा। क्या होगा? हम जब एडवर्ब और एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे उसमें हम ये इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। लेकिन आज के लिए इतना जानना जरूरी है कि ये सारे प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोनाउन हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, इसलिए आसानी रहेगा समझने में। ईच अदर, वन अनदर। इधर हम यूज करते हैं ईच अदर, ये दोनों एक साथ, ये दोनों वर्ड जो है एक साथ यूज होंगे। ईच अदर एक साथ आएंगे, या वन अनदर ये भी एक साथ ही आएंगे। ये तब यूज होते हैं जब दो इंसानों के बीच में एक तरीके का रिलेशन होता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करें। दे लव ईच अदर। दे लव, दो जन हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दे लव ईच अदर, एक जैसा रिलेशन है। दे फेल इन लव विद, एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको अलग रूप से लिखा गया है। दे फेल इन लव विद वन अनदर, तो यहाँ ईच अदर आया है और यहाँ वन अनदर आया है। क्यों आया है ये भी हम जानेंगे। थर्ड, वी कुड इजिली हेल्प ईच अदर। वी कुड इजिली हेल्प ईच अदर, दो लोग या तीन लोग या चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दे कांट सी ईच अदर, दोनों में इतना झगड़ा है कि वो लोग देख नहीं सकते एक दूसरे को, मतलब दोनों ही नहीं देख सकते। दे कांट सी ईच अदर, एक तरह का रिलेशन है। जहां एक तरह का रिलेशन हो दो जन के बीच में या दो समुदाय के बीच में, उसे उस वक्त हम ईच अदर या वन अनदर का यूज करते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब दो लोगों के बीच में एक तरह का फीलिंग या एक तरह का रिश्ता। द गैंगस्टर्स वेर फाइटिंग विद वन अनदर। तो हम देखते हैं यहाँ ईच अदर और वन अनदर का यूज किस तरह किया गया है। अब आइए समझने की कोशिश करें कब हम ईच अदर यूज करेंगे और कब वन अनदर करेंगे। अच्छा, ईच अदर, इसके आगे जो वर्ड आया है ये है एक वर्ब, लव। दे लव ईच अदर, वर्ब आया है। ये वन अनदर के पहले जो वर्ड आया है ये है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, वी कुड हेल्प ईच अदर। हेल्प, ईच अदर के पहले जो वर्ड आया है वो फिर से एक वर्ब है, और इधर सी ये भी एक वर्ब है। द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग विद एक प्रीपोजिशन है। तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। अगर वन अनदर के पहले जो वर्ड है, या ऐसे देखते हैं, अगर ये प्रोनाउन के पहले जो वर्ड है वो वर्ब है तो यहाँ ईच अदर बैठेगा, और अगर प्रपोजिशन है तो वन अनदर बैठेगा। वर्ब ईच अदर, प्रपोजिशन वन अनदर, बस। वर्ब होने से हम ईच अदर देंगे। दे लव ईच अदर, दे लव वन अनदर बहुत सही नहीं लगता है। दे लव ईच अदर, दे फेल इन लव विद वन अनदर। तो अगर प्रपोजिशन है तो हम वन अनदर देंगे, और अगर वर्ब है तो हम ईच अदर देंगे। बस यहीं पर खत्म हुआ हमारा प्रोनाउन के ऊपर चर्चा। अभी हम झटपट एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रोनाउन कितना समझे हैं। अब आइए ये सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें प्रोनाउन कौन से हैं। वी वॉन्ट टू गो टू द चर्च, वेरी सिंपल। प्रोनाउन कौन सा है इसमें? प्रोनाउन है वी, और क्या टाइप का है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड,
whom are you waiting for? क्वेश्चन। और प्रोनाउन है whom, टाइप है इंटरोगेटिव। मीता एंड मोहन लव ईच अदर, रेसिप्रोकल। लव ईच अदर, प्रोनाउन है ईच अदर, टाइप है रेसिप्रोकल। somebody is at the door, हमें नहीं पता कौन है, तो ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन और प्रोनाउन हुआ somebody। The girl who scored the highest is blind, who scored the highest, ये गर्ल के बारे में बताता है, इसीलिए ये है एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज का पहला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है, टाइप है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस बेंच इज आर्स, यहां प्रोनाउन है आर्स, पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल में ये है पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 भाग होते हैं, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग, बोथ प्रोनाउन है और ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ईच ऑफ द गर्ल्स इज अ डांसर, ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द गर्ल्स क्योंकि एक ग्रुप के हिसाब से बोला गया है इसलिए गर्ल्स प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक एक यूनिट को दर्शाता है इसलिए वर्ब सिंगुलर आता है। ईच ऑफ द गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। They themselves clean the room, they themselves clean the room, इसमें 2 प्रोनाउन आ रहे हैं। they जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, themselves जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस में जोर देने का काम कर रहा है। तो यहां है पर्सनल और एम्फेटिक, 2 अलग अलग हैं। पर्सनल और एम्फेटिक 2 अलग अलग प्रोनाउन है इसमें। तो इसी के साथ खत्म हुआ हमारा ये वीडियो, प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन, प्रोनाउन के ऊपर चर्चा इस वीडियो के साथ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको प्रोनाउन समझने में सुविधा हो रही होगी, आप प्रैक्टिस करते रहें, ये सारे सेंटेंसेस अपने कॉपी में लिखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।